students, hello and welcome back. Urmila Sharma is here, and today we are going to start our next chapter, chapter number 3, and the title of the chapter is Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partner. Existing partner means जब बिजनेस स्टार्ट किया था पहले से जो लोग पार्टनर थे बिजनेस में उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना। अब देखो इसमें हम इस टॉपिक में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इनमें से सबसे पहले है पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना। ठीक है, सबसे पहले क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और देखो पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट कब होती है? देखो जब जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। जब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं और वो क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो साथ में क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब क्या है, वो अपने किसी भी टर्म में एग्रीमेंट के किसी भी चीज़ में वो चेंज करना चाहे, पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट्स हैं या उसकी जो टर्म कंडीशन उन्होंने रखी थी, अगर उसमें चेंज होता है तो उसका क्या मतलब है कि जो पुराना एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है? एंड टू द एग्जिस्टिंग डीड। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डीड होगी वो ख़त्म हो जाएगी और जो नई होगी, न्यू डीड जो होगी वो फोर्स में आ जाएगी। ठीक है, नई डीड होगी वो जो यूज़ होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो पार्टनरशिप का जो रिकंस्टिट्यूशन होता है या पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हम करते हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं या कौन कौन सी इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या है, पार्टनरशिप जो पुरानी ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप वहाँ पे स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस की? एग्जिस्टिंग पार्टनर की, क्योंकि इस चैप्टर में हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में ही बात करेंगे। टॉपिक ही हमारा यही है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बारे में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, नया पार्टनर यहाँ पे नहीं आता है। अब देखो हम मान लेते हैं कि पहले 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये क्या करते थे, पहले 1:2:3 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे। फिर क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद ये सोचते हैं कि भाई हम क्या है, अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करें या फिर किसी और प्रपोर्शन में शेयर करें। तो फिर वो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि ए, बी और सी तीनों क्या करते हैं, 1:1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो ऐसे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी जब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, इससे ये वाली रेशो आ जाती है या कोई और आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। सेकेंडली क्या होगा, जब एक नए पार्टनर का एडमिशन आ जाता है, न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तब भी क्या है, क्योंकि देखो नया पार्टनर जब आएगा वो साथ में क्या है, हो सकता है वो अपनी कैपिटल लेकर आए। ठीक है, कैपिटल लाए, वो गुडविल लेकर आए और वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में या अपनी गुडविल लगाने के बदले में या अपने एफर्ट बिजनेस में यूज़ करने के बदले में वो क्या चाहेगा कि बिजनेस में उसको कुछ शेयर मिले। मान लो बी, सी और डी 3 पार्टनर हैं, वो बिजनेस में पहले पार्टनर थे। अब क्या है, नया पार्टनर ए को वो बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं। अब जो ए होगा वो कुछ ना कुछ शेयर लेगा प्रॉफिट में से। सपोज कि वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में इंक्लूड होता है। तो पहले तो ये तीनों अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते थे, अब साथ में ए भी शेयर करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, नया पार्टनर आएगा, उसकी वजह से इन तीनों को अपना शेयर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ए के लिए। तो इनकी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा। फर्म या जो एग्रीमेंट होगा वो दोबारा से बनेगा यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट आता है, अब जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी या हमारे जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है वो चेंज हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाए। ठीक है, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो या फिर वो डेथ भी हो सकती है, उसकी डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसका जो पार्ट है रिटायर्ड पार्टनर का या जो पार्टनर डेथ हो जाती है जिसकी, उसका वो अपना पार्टनर अपने इन पार्टनर्स को क्या है वो
देकर जाएगा अपना शेयर, ठीक है, और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अगर रिटायर होता है तो वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा, या फिर जो उसकी कैपिटल का शेयर होगा, गुडविल का शेयर होगा, उसको वो लेकर जाएगा। और अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की, उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिस पार्टनर की डेथ होगी है, या उसका जो उत्तराधिकारी होगा, वो उसके शेयर को लेगा। तो उसके बाद भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पे भी चेंज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है, अब देखो मान लो बिजनेस, एक मार्केट में बिजनेस करने वाली बहुत सारी फर्म होती हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई फैब्रिक की या फिर रेडीमेड गारमेंट्स का कोई स्टोर है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का कोई स्टोर है, वो मार्केट में बहुत फेमस है, ठीक है, और इसी तरह के सिर्फ 2 या 3 वहां पे फर्म है बिजनेस करने वाली, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 फर्म है, एक्स और वाई, दोनों सेम बिजनेस करती हैं, ठीक है, सेम बिजनेस करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के प्रॉफिट को वो कम करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, वो आपस में मिलके क्या करेंगे कि एक दूसरे को compete करने की बजाय वो एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एमलगामेशन। एमलगामेशन, जब 2 एक जैसा काम करने वाली फर्म आपस में एक दूसरे की पार्टनर बन जाती हैं, ठीक है। अब एक्स और वाई 2 फर्म हैं, एक्स के 2 पार्टनर थे ए और बी, वाई में भी 2 पार्टनर थे सी और डी। अब ये चारों मिल जाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई फर्म बन जाती है एक्स वाई लिमिटेड, और ए बी सी और डी, ये चारों बन जाते हैं एक ही बिजनेस में पार्टनर। ये एक दूसरे को compete करने की बजाय इकट्ठा मिलके खूब सारा प्रॉफिट कमाते हैं, और क्या है, उस सारे प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये 5 सिचुएशन है हमारे पास। पहली कब, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं। दूसरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज होगी, जब एक नया पार्टनर आता है, क्योंकि नया पार्टनर अपना हिस्सा लेगा। तीसरा कब होगा, अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तब भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद अगर क्या है, एक जैसा काम करने वाली मार्केट में 2 फर्म है, वो दोनों फर्म क्या है, अमलगामेट हो जाती हैं, अमलगामेशन कर लेती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, तब भी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। तो ये 5 कंडीशन है जब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, ए ने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, बी ने कम लगाई है, ठीक है, और प्रॉफिट वो शेयर कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। इसने तो लगाई है 1 लाख रुपीज़ और इसने लगाई 50,000, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। तो भाई जो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उसको डेफिनेटली ये फील होगा कि भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है और प्रॉफिट सामने वाला बराबर के ले रहा है। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम आगे से या तो अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेंगे, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर है। पार्टनर तो वही है, पार्टनर चेंज नहीं हुए हैं। तो देखो, जब भी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, तो वहाँ पे हमें क्या है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट किन किन चीज़ों की होंगी, एक तो क्या है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर का शेयर बढ़ रहा होगा और दूसरे का कम हो रहा होगा। तो एक पार्टनर जिसका शेयर बढ़ेगा उसका क्या आ जाएगा, गेन हो जाएगा, और जिसका शेयर कम हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो 2 चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होंगी। सेकेंडली क्या होगा, अब जब कोई जैसे हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है कि नया पार्टनर अगर आता है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, तब तो सिर्फ गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो तक इनफ है हमारा। उसके बाद क्या है, अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, ये तीनों कंडीशन होंगी। एक तो क्या होगा, जब एडमिशन होगा, सेकेंडली जब क्या होगा, उसकी रिटायरमेंट होगी, और थर्ड जब क्या है, उसकी डेथ हो जाएगी। इन तीनों कंडीशन में हमें क्या है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों करनी पड़ेगी, देखो अब जब नया पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, तो वो क्या है, अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जब किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी है,
वो रिटायर हो रहा है, तो वो क्या है, देखो उसने इतने लंबे टाइम तक बिजनेस में काम किया, मान लो वो 10 सालों से बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है। अब वो सिर्फ ये थोड़ी ना है कि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ वही वो कैपिटल की फॉर्म में लेके चला जाएगा। अब गुडविल को जनरेट करने में उसने 10 साल तक अपने एफर्ट लगाए हैं, तो जितनी बिजनेस की गुडविल होगी उसमें से जितना उसका शेयर बनता है, मान लो वो 1/5 के लिए बिजनेस में काम कर रहा है, तो गुडविल में भी तो उसका शेयर 1/5 होगा ना। तो उस गुडविल की वैल्यू जो होगी उस फर्म की मार्केट में, उतना वो शेयर अपना रिटायरमेंट के टाइम अपने साथ लेके जाएगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो सक्सेसर होगा या उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो भी इसी प्रपोर्शन में अपना शेयर, या अपने जो फादर का या उसका जो भी वो पर्सन लगता होगा जो जिसकी डेथ हो गई है, तो वो अपना शेयर वहां से लेके जाएगा। तो ये होगी गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है। और थर्डली हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ गुडविल ही नहीं, जो बिजनेस के रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व का मतलब होता है कि बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए थे उनमें से कुछ हिस्से को सिक्योर करके रख रखा है बिजनेस में, वो होते हैं हमारे रिजर्व्स। तो रिजर्व्स को भी वो छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। जितने भी रिजर्व, मान लो जनरल रिजर्व है 15,000 का है, ठीक है, और कोई पार्टनर 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में काम कर रहा था, तो जब वो रिटायरमेंट होगी उसकी या उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका भी वो 1/5 शेयर जितना उसका हिस्सा है बिजनेस में वो सारा वहां पे लेके वो जरूर जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है यहाँ पे रिजर्व्स की, और साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये रिजर्व्स की तरह ही होते हैं, एक तरह का प्रॉफिट ही होते हैं ये भी, ठीक है। तो इसमें से भी जितना भी वो टोटल अमाउंट होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, उसका भी वो अपना उतना ही शेयर जितना उसका बनता है अमाउंट, वो सारी वो लेके जाएगा। अब इसके अलावा और क्या करना है वहाँ पे, हमें और किस चीज़ की ट्रीटमेंट करनी है, किस और चीज़ की अकाउंटिंग करनी है, जो होंगी हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जितनी भी बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी उनको भी वो असेस करेगा, क्योंकि वो अपना पूरा हिस्सा बिजनेस में से लेके जा रहा है। तो असेट्स में जितना उसका शेयर बनता है उसको भी वो लेके जाएगा, और लाइबिलिटीज जितने उसके हिस्से में आएंगी उनको वो पे करके जाएगा। अब असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन करने का क्या मतलब है, री मीन्स दोबारा, वैल्यूएशन मीन्स किसी चीज की वैल्यू को असेस करना, ठीक है, वैल्यू का पता लगाना। अब देखो जब हमने बैलेंस शीट बनाई होगी किसी डेट को, वहां पे असेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी होगी। वो रिकॉर्ड हमने किस वैल्यू पे कर रखी होगी, जिस पे हमने उन असेट्स को परचेज किया होगा, ठीक है। मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 लाख की परचेज की थी, लेकिन वो हमेशा 10 लाख की तो नहीं बनी रहेगी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट भी होती है, टूट फूट भी होती है, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन करने का यही मतलब है कि इतने टाइम बाद उन असेट्स की वैल्यू में कितना चेंज आया है, लाइबिलिटीज कितनी पे हो गई हैं, कितनी अभी भी बाकी हैं। अगर पे करेंगे तो उन लाइबिलिटीज को हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। मान लो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के हैं, ठीक है। जब हम उनको पे करने जाएंगे तो हो सकता है वो 500 का डिस्काउंट दे दें, या फिर वो कम लेने पे तैयार हो जाएं, या फिर ज़्यादा हमें उनको पेमेंट करना पड़े। जैसी भी कंडीशन होगी हमें उन सब की वैल्यू को दोबारा से असेस करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, वो क्या करनी है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ की अकाउंटिंग दोबारा करनी है, उनको रीवैल्यूएट करना है, उनकी वैल्यू का हमें दोबारा से पता लगाना है। और लास्ट पॉइंट और इसमें क्या आ जाता है, कैपिटल्स के बारे में एडजस्टमेंट करना, कैपिटल्स को एडजस्ट करना। कैपिटल्स की एडजस्टमेंट कैसे होगी, जैसे हमने क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट्स जो होंगे वो पार्टनर के उसमें ऐड हो जाएंगे, या फिर जो उसने पेमेंट करनी होंगी वो चीज़ें वो पेमेंट कर देगा। वो सारी चीज़ें हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, और स्टार्टिंग से लेकर जिस टाइम वो पर्सन रिटायर हो रहा है या बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, उसकी हमारे यहाँ पे कितना उसकी कैपिटल का नेट वैल्यू उस टाइम बनती है जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने पढ़ा मेन जो हमारे इसमें टॉपिक है वो है हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। अगर वो किसी थर्ड पार्टनर को सी को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, सी बिजनेस में आएगा 1/4 शेयर के लिए आ जाता है मान लो, तो सी ये 1/4 शेयर वो क्या करेगा, ए और बी से ही लेगा ना। तो जैसे हमें क्वेश्चन में अगर बता रखा होगा कि दोनों इक्वली उसको पे करेंगे, ठीक है,
ए और बी इक्वली पे करेंगे सी को 1/4 शेयर, तो क्या हो जाएगा, ए के वन इक्वल पे करेंगे तो मीन्स 1/4 का 1/2, ठीक है, यानी कि 1/8। तो क्या हो जाएगा, ए का जो पहले वाला शेयर होगा उसमें से ये हिस्सा माइनस करेंगे और बी का भी इसी तरह से हम उनकी क्या है, हमें अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का एक और दूसरा तरीका क्या है कि देखो ओल्ड रेशो, जो पहले जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे उसमें से, और जो अब नई रेशो उनकी आ गई है, जो नया प्रपोर्शन होगा जिसमें वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, वो हो जाएगा उनका न्यू शेयर। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी, ठीक है ना, सेक्रीफाइस का जो पार्ट होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही गेनिंग इसका उल्टा होगा। मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर थे, अब सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अब वो अपना हिस्सा क्या है इन दोनों को देके चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये 1/3 प्रॉफिट ये सी लेता था यहाँ पे, अब सी अपना हिस्सा लेके चला गया, अब जो 1/3 इसका प्रॉफिट था वो किन को मिलेगा, ए और बी को ही मिलेगा ना। तो जितना जितना ये गेन करेंगे इस 1/3 में से ए को जितना मिलेगा और बी को जितना मिलेगा वो उनका क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो किस रेशो में लेंगे वो यहाँ से हमें पता चलेगा जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब इसमें आगे आपके कुछ प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा गुडविल का, ठीक है। गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है, गुड नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, जिसका मार्केट में गुड नेम होगा, गुड नेम ऑफ फर्म। अगर उसको लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लोग उस बिजनेस में विजिट करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं, तो वो क्या है, उसका गुड नेम होता है। अब गुड नेम का हमें कैसे पता चलेगा, जो कोई बिजनेस फर्म जितने ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, मान लो एक मार्केट में 3 फर्म हैं, ए बी और सी, तीनों सेम ही तरह का बिजनेस करती हैं, ठीक है, और तीनों ही क्या है, एक ही बिजनेस में है, एक ही तरह का काम करती हैं, लेकिन ए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, मान लो ये 15,000 पर वीक इसका प्रॉफिट आ रहा है, और बी का आ रहा है 10,000 और सी का भी आ रहा है 10,000। तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट से ही हमें पता चल जाएगा कि किसकी गुडविल ज़्यादा है, किसकी गुडविल ज़्यादा है। एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, एक ही तरह की कैपिटल लगा रखी है, लेकिन क्या है, ए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इट मीन्स क्या है, ए की गुडविल ज़्यादा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो कोई फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमाती है, वो एक्सेस प्रॉफिट ही उसकी गुडविल की वैल्यू होती है। अब देखो ये दोनों 10,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, 15 कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट इस फर्म के 10,000 हो गए, ठीक है, लेकिन जो 5,000 एक्सेस अमाउंट है वो किस चीज़ की है, उसकी गुडविल, वो क्या है, गुडविल की वजह से ही इतने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहा है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, अब देखो गुडविल की फीचर्स क्या क्या हैं, गुडविल की खास बातें क्या हैं। एक तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या है, एक इनटेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल असेट क्या होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसकी ये क्या है, वैल्यूएबल होती है, ठीक है, वैल्यूएबल होती है, तभी तो इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इनटेंजिबल असेट है। और सेकेंडली ये क्या है, वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है, ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू है तभी तो प्रॉफिट कमा रही है, अगर वैल्यू ना होती तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में कैसे हेल्प करती, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जो गुडविल है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती, वो इसकी नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। गुडविल की जो नेचर है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। वैसे जो गुडविल है वो कभी भी देखो बाकी जो असेट्स होंगी, लैंड तो खैर डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो क्या है, डेप्रिशिएट होती रहते हैं। डेप्रिशिएशन का टॉपिक हमने +1 में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, किसी भी अगर प्रॉपर्टी को हम कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं, लंबे टाइम तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। लेकिन गुडविल क्या है, गुडविल जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, लंबा टाइम बीतता जाता है, गुडविल की वैल्यू क्या है, वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। जितना टाइम ज़्यादा बीतेगा, गुडविल की वैल्यू उतनी ही ऊपर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है गुडविल की वैल्यू, लेकिन हाँ ये फ्लक्चुएट होती है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, या जो वर्किंग कंडीशन होती हैं बिजनेस की उनके अकॉर्डिंग वो उसकी वैल्यू में कम ज़्यादा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंडली, और इसकी क्या एक और ख़ास बात है, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
कि जो गुडविल होती है, जैसे हम बाकी असेट्स को सेल कर देते हैं, मान लो हम लैंड है, लैंड को हम सेपरेटली पूरे बिजनेस से अलग सेल कर सकते हैं। बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को भी हम क्या है अकेली को सेल कर सकते हैं। और कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे मोटर कार हो गई हमारी, ठीक है, मोटर कार है, उसको भी हम इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं। लेकिन जो गुडविल है उसको हम कभी भी एक अकेली प्रॉपर्टी की तरह सेल नहीं कर सकते। गुडविल कब सेल होती है? गुडविल तभी सेल होती है जब बिजनेस सेल होता है, ठीक है। जब बिजनेस को बेचेंगे तभी हम गुडविल को बेच सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बेच सकते। और इसका एक और ख़ास बात इसकी क्या है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे देखो भी लैंड है, लैंड का मार्केट में एक रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हर किसी की लैंड के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। लेकिन गुडविल ऐसा असेट है जिसको आसानी से हम जिसकी वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। अब गुडविल की वैल्यू का पता हम कैसे लगाएंगे, गुडविल की वैल्यू कैसे अफेक्ट होगी, अब उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि बिजनेस कैसी जगह पे लोकेटेड है। फर्स्ट इसकी जो पॉइंट है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेगा वो होगी बिजनेस की लोकेशन, ठीक है। बिजनेस की लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि बिजनेस कैसी जगह पे लोकेटेड है, क्या लोग वहाँ पे विजिट करते रहते हैं, क्या लोगों का वहाँ पे आना जाना आसान है, वहाँ आने के लिए उन्हें ज़्यादा एफर्ट तो नहीं करने पड़ते या ज़्यादा खर्चे तो नहीं करने पड़ते। अगर बिजनेस ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आना जाना लोगों के लिए ईजी है और वो ईजिली वहाँ पे आ जा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता वहाँ आने के लिए, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी, बाकियों से ज़्यादा होगी, ठीक है, बाकियों से ऊपर जाएगी उसकी गुडविल। सेकेंडली क्या है, अगर जो बिजनेस को चलाने वाले मैनेजमेंट है, ठीक है ना, जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है वो अगर बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करता है, उनको ट्रीट करता है, या उनको आने के बाद क्या है मतलब फटाफट वो प्रोडक्ट्स उनके सामने सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपनी। अब देखो एक बिजनेस है ए और दूसरा बिजनेस है बी। ए में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो फटाफट 8-10 प्रोडक्ट उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। फिर उनको जैसे क्या है अच्छी कंडीशन में बैठने के लिए देते हैं, वहाँ पे अच्छा फर्नीचर रखा हुआ है, चेयर वगैरह रखी हुई हैं, अच्छा एसी कूलर पंखे चल रहे हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, ठीक है। लेकिन बी है, वहाँ पे क्या है कस्टमर को मतलब ना तो कोई पानी पूछता है, ना कोई आके उसको ये कहता है कि भी हाँ आप अंदर आइए, बैठने के लिए वहाँ पे स्पेस भी नहीं है, और क्या है गंदगी है बिल्कुल। तो क्या होगा, क्या बी की गुडविल ज़्यादा होगी या ए की गुडविल ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ए की ज़्यादा होने वाली है ना, क्योंकि वो इतनी सारी प्रोवाइड करवा रहा है फैसिलिटीज़। उसकी मैनेजमेंट जो है अपने कस्टमर्स को हैंडल करने की या उनको ट्रीट करने की वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट है उनकी, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी क्या है फर्म की गुडविल को अफेक्ट करती है। और नेक्स्ट आ जाती है लॉन्गेबिलिटी ऑफ बिजनेस या फिर उसकी लाइफ ऑफ बिजनेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका लॉन्गेबिलिटी ऑफ बिजनेस, लॉन्गेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब देखो जो बिजनेस जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितने लंबे समय से वो चलता आ रहा होगा, उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। और जो बिल्कुल थोड़े टाइम से बिजनेस आ रहा है उसकी गुडविल कितनी होगी, शायद अभी तक स्टार्ट भी ना हुई हो, लोगों को पूरा पता भी ना हो कि मार्केट में वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो क्या है बिजनेस की जो लाइफ है, कितने लंबे टाइम से बिजनेस है, जो लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं, कस्टमर्स बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं उनको, उनके नाम से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये नाम है उसका शॉपकीपर का, हाँ ये तो भाई बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जितना लंबा टाइम होता चले जाएगा उनकी रेपुटेशन बनती चली जाएगी। तो लॉन्गेविटी किसी भी बिजनेस की ये भी गुडविल को अफेक्ट करती है। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड मीन्स जिस प्रोडक्ट में वो बिजनेस करता है। अब देखो एक तो दुकान है जो वह गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की सेल करती है, ठीक है ना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की वो सेल करती है, यानी कि वो सोने चांदी के गहने बेचती है। अब देखो भाई हर कोई तो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक है वो क्या करता है घर का सारा सामान है, जैसे भाई दालें चावल नमक वगैरह, ये चीज़ें क्या है, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं और ये क्या है कंज्यूमेबल गुड्स हैं। अब खाना खाए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन हाँ भी ऑर्नामेंट्स पहने बिना तो तब भी काम चल सकता है। तो हो सकता है कि जो गुड्स का नेचर है या जो स्टेबल नेचर की गुड्स हैं या जिनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है बनी रहती है। अभी आप कोविड का ही एग्जाम्पल ले लो, कोविड में क्या है जो
परचून की दुकान वाले थे या जो डेली यूज़ की चीज़ों की सेल करते थे, उनकी सेल एज इट इज़ बनी रही। लेकिन जो बाकी के बिजनेसेस थे उनमें क्या था, जो लग्जरी परफ्यूम वगैरह हो गए, महंगे कपड़े हो गए, ब्रांडेड शूज़ हो गए, क्या उनकी सेल उतनी रही जितनी कंज्यूमर गुड्स की सेल थी? तो गुड्स की नेचर भी अफेक्ट करती है इस चीज़ को कि उसकी गुडविल कितनी है, क्योंकि जो फर्म रेगुलर प्रॉफिट्स कमाती रहेगी उसी की गुडविल क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। और जो रेगुलर जिसकी सेल नहीं है, जिसकी सेल बीच में कम हो जाती है या कट जाती है, कुछ टाइम के लिए उनका सेल होता ही नहीं है, तो ऐसे जो फर्म होंगे उनकी गुडविल क्या हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड क्या है, अब देखो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बिजनेसेस की गुडविल भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? अब देखो लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, एक प्रोसेस पास करनी पड़ेगी लाइसेंस लेने के लिए, उसको खर्चे भी करने पड़ेंगे। अब जिस तरह के बिजनेस में एंटर करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, वहाँ पे लोग कम एंटर करेंगे तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाता रहेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा तो उसकी गुडविल भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक राइट। मोनोपोलिस्टिक राइट, मोनोपोली से आप समझते हो ना, मोनोपोली इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पे वो एक अकेली ही बिजनेस यूनिट होती है बिजनेस करने वाली, उसके कोई भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो नहीं होते हैं। जब कंपटीशन नहीं होंगे, वो अकेला वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाने वाला होगा, तो क्या होगा, उसका बिजनेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट से ही क्या है, गुडविल इंटर रिलेट करती है, ठीक है ना, गुडविल इंटर रिलेट करती है। अब जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसकी गुडविल भी क्या होएगी, वो ज़्यादा होएगी। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। अब जिन बिजनेसेस में ज़्यादा रिस्क होता है उनकी गुडविल कम होती है, और जिनमें रिस्क कम होता है उनमें गुडविल ज़्यादा होती है। तो रिस्क के साथ गुडविल जो है वो रिलेटेड होती है, लेकिन कैसे रिलेटेड होती है? रिस्क बढ़ता है तो गुडविल घटती है, रिस्क घटता है तो गुडविल बढ़ती है, ठीक है, ऐसे उल्टा है इनके साथ। और नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अब जो बिजनेस क्या है जिनका प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ता चला जाता है, कॉन्टिन्यूसली वो बढ़ रहा है, तो गुडविल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट का और गुडविल का दोनों का क्या है, डायरेक्ट लिंक है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो गुडविल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट गिर रहे हैं तो गुडविल भी नीचे गिर जाती है या कम हो जाती है। नेक्स्ट, फ्यूचर कंपटीशन। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्यूचर में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो जिनमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, अब कंपटीशन के साथ भी वो उल्टी तरह से रिलेटेड है। कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर कंपटीशन कम रहेगा तो गुडविल ज़्यादा रहेगी। और क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल की रिक्वायरमेंट के साथ भी क्या है, गुडविल ऐसे ही रिलेट करती है। जिन बिजनेस में कैपिटल जैसे मान लो सेम बिजनेस में वो कैपिटल लगा के कम कैपिटल लगा के वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो गुडविल ज़्यादा है, और अगर क्या है कैपिटल ज़्यादा खर्च होती है तो वहाँ पे गुडविल कम हो जाती है, ठीक है। जहाँ जितनी कैपिटल कम यूज़ की जाएगी, गुडविल बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो कम पैसा लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या है गुडविल को इफेक्ट करेंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्री से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो इंडस्ट्री से कई बच्चे क्या समझते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस होती है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का इसमें बिजनेस में क्या और एक और दूसरा क्या मतलब होता है कि एक ही तरह का बिजनेस करने वाली जो बहुत सारी फर्म होती हैं। अब देखो आपको मैं बहुत इजी एग्जांपल इसका देती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से लगाओ, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लगाओ। वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या है कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाले जितने भी सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होंगे वो सब एक ही इंडस्ट्री में आएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक ही तरह का काम करने वाली जो अलग अलग फर्म्स होती हैं, उस फर्म उनको क्या कहते हैं, हम इंडस्ट्री भी कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आपस में अच्छे रिलेशन है तो गुडविल अच्छी रहेगी। अब क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो भी क्या करते हैं, गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिजनेस को लेकर लिबरल रहेंगी,
ठीक है ना। लिबरल रहेंगी मीन्स ईजी रहेंगी, तो क्या होगा, गुडविल ऊपर चली जाएगी, गुडविल बढ़ती रहेगी। अगर क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है और बिजनेस करना महंगा पड़ जाता है, तो प्रॉफिट अर्न होने कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम कमा पाएंगे, और प्रॉफिट कम कमाएंगे तो उससे गुडविल घट जाएगी उसकी। नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर पॉलिटिकल कंडीशन कंट्री की स्टेबल रहती है, पॉलिटिकल पॉलिसीज। अब देखो, अगर पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल रहती है, मान लो एक 5 ईयर का प्लान होता है गवर्नमेंट का, फर्स्ट प्लान में कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, दूसरा 5 ईयर प्लान आएगा उसमें कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तीसरी जो प्लान आ गया उसमें कोई और गवर्नमेंट आ गई। तो हर बार जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो क्या करती है, पुरानी गवर्नमेंट में कमियां निकालती है और अपनी अलग से नई पॉलिसीज को लागू करेगी। जब नई पॉलिसीज लागू करेंगी तो उनका इफेक्ट सीधा कहाँ पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा। जैसे जैसे जल्दी जल्दी पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी तो बिजनेस अफेक्ट होते रहेंगे, वो कम प्रॉफिट कमा पाएंगे, कम प्रॉफिट कमाएंगे तो उनकी गुडविल भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है या पॉलिटिकल कंडीशन कंट्री की स्टेबल रहती है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी प्रॉफिट अच्छे कमाएंगे बिजनेस, और प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे तो क्या होगा, गुडविल अच्छी रहेगी उनकी। और साथ में क्या है, अगर रिसर्च डेवलपमेंट होते रहते हैं, अच्छे एफर्ट कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तब भी गुडविल अच्छी रहेगी। और एडवर्टाइजमेंट, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, लोगों के पास उनकी जानकारी जाएगी, जो कस्टमर्स होंगे वो उनको पसंद करेंगे, तो वहाँ पे भी उनकी गुडविल क्या है, बढ़ जाती है। अब इसमें लास्ट एक और हमारा टॉपिक आ गया कि गुडविल को हमने क्लासीफाई कैसे करना है। जब हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 तरह की यहाँ पे हमारे पास गुडविल होती है। फर्स्ट तो होती है जो हमने परचेज की है, ठीक है, परचेज्ड गुडविल, और सेकंड होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल का क्या मतलब है, जब हम पहले से ही चलता हुआ बिजनेस परचेज करते हैं, उसके साथ उसकी गुडविल को भी परचेज करते हैं। जैसे मैंने भी ऊपर बताया था आपको कि गुडविल को कभी भी दूसरी असेट्स की तरह अकेला खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तो परचेज्ड गुडविल क्या होगी, जब बिजनेस को परचेज करेंगे उसके साथ अगर गुडविल परचेज की है तो वो परचेज्ड गुडविल है। और परचेज्ड गुडविल का हमें पता कैसे चलेगा, मान लो एक्स फर्म है एक, ठीक है, उसकी असेट्स टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए की हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए की उसकी असेट्स हैं और 5 लाख रुपए की उसकी लायबिलिटीज हैं। तो इस बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए ना। लेकिन ये बिजनेस क्या है, जो वाई है वो 8 लाख रुपए में खरीदता है। अब भाई वैल्यू तो उसकी 5 लाख थी, 8 लाख रुपए में क्यों खरीदा, जो बीच का गैप है 3 लाख रुपीज का, वो क्या है, गुडविल है, ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू से जब हम उस बिजनेस की एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी गुडविल होती है, ठीक है। अब ऐसे है सेल्फ जनरेटेड, सेकंड गुडविल मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। अब देखो भी हमने अपना बिजनेस आज एस्टेब्लिश किया है, ये हमने अपना आज बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे बिजनेस की फर्म बना ली हमने। अब 1 साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल, ये क्या है, इन सालों के दौरान ये टाइम पीरियड बीतने के साथ साथ बिजनेस क्या है, मार्केट में अपनी जगह बनाता है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, अपनी सर्विसेज के जरिए वो क्या करता है, लोगों के दिलों में बस जाता है, वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल हो जाता है। तो इस गुडविल को हम कहेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम खुद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और धीरे धीरे उसको प्रमोट करते हैं और उसकी क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पहले साल उसने सिर्फ 5,000 प्रॉफिट कमाया, अगले साल उसने 10,000 कमाया, फिर 20,000, फिर 50,000, और ऐसे लाखों तक वो पहुंच जाता है। सेल तो वो वैसे ही कर रहा है, अब उसकी सेल बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, अच्छी जगह पे वो सिचुएटेड है और वो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, अच्छे मैनेजर उसने अपॉइंट कर रखे हैं, सारी चीज़ें उसने क्या है, बहुत अच्छे से मैनेज की हुई हैं, और इसी वजह से उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का थ्योरी का टॉपिक था हमारा इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द एग्जिस्टिंग पार्टर्स में। अब इसके स्टार्ट होंगे आगे प्रैक्टिकल के सम्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।